वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग प्लीज लिव अ मैसेज। आरती, यशिका, अभिषेक, विनय, विवेक, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हाजिर हैं बहुत दिनों बाद करंट अफेयर सेशन को लेकर। तो हमने थोड़ा सा अप्रोच में चेंज किया है। नाउ वी विल बी ब्रिंगिंग द वीकली करंट अफेयर सेशन ऑन टीम निष्ठा ऐप। मकसद ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो। आपका जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है और जो आउटपुट है उसका रेशो जो है वो बेहतर हो। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा एक हफ्ते का करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लें, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उन सबको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले, एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स विद सिविल सर्विसेज, सीडीएस, ईएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज और इवन द वन डे एग्जाम्स लाइक एसएससी एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। लाउड एंड क्लियर, थैंक यू सो मच। सो शुरुआत करते हैं। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल। वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टीम निष्ठा। दिस इज आर एसएसबी बैच विच इज गोइंग ऑन एट 11:30 AM, और उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यूज मैं खुद कंडक्ट करता हूं। Anyone who is interested, we will be launching the interview batch soon. And these are the students who have joined the training, Team Nishta Achievers. And these are the students who have cleared the written examination, are going for SSBs, CDS, EAPF, FCAT. एंड शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। बहुत सारी न्यूज हैं। पहली न्यूज है आपकी, डीनो जय हिंद। पहली न्यूज है, इंडिया रैंक 7th इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। भारत को 7वां रैंक, बहुत अच्छी बात है ये। भारत का जो रैंक है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2022, काफी नोटेबल इंप्रूवमेंट यहां पर देखी गई है। पिछले साल जो हमारा रैंक था वो 8th पोजीशन था इन द प्रीवियस ईयर, और डेनमार्क को 4th पोजीशन पे रखा गया है। और एट द सेम टाइम क्या कहा गया है कि वो टॉप ऑफ द इंडेक्स पे है। अब ये क्या कहानी है, टॉप पे भी है, 4th पे भी है, तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। तो इसमें सिंपली ये है कि जो 1st, 2nd और 3rd पोजीशन है उसको खाली रखा गया है। मतलब कि कोई भी देश पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन को होल्ड करने के लायक नहीं है। ठीक है, तो ये रैंकिंग ही 4th रैंक से शुरू होती है, तो उसमें इंडिया का 7th रैंक है, विच इज इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, फॉलोड बाय एस्टोनिया, फिलीपींस, और 7वें नंबर पे, या कहें इफेक्टिवली इंडिया का 4था रैंक है। ठीक है जी। सो चाइना जो कि लार्जेस्ट एमिटर है वो 51st प्लेस पे है। यूएस जो है वो 5 पायदान और नीचे गिर गया है, वो 5 पायदान और नीचे गिर गया है, दैट इज 57th। और जो होस्ट था COP28 का, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, उनका भी आप यहां पर रैंक देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस, इंडिया। तो इंडिया का इफेक्टिवली यहां 4था रैंक है। तो ये जो है रैंकिंग यहां पर दी गई है, और ये रेड कैटेगरी में जो देश आते हैं वो देश हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। चाइना फ्रेम्स वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान फॉर फाइनेंशियल रिस्क। देखिए, पिछले कुछ समय से चाइना में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। सबसे अगर बड़ी बात देखें तो वहां पर रियल एस्टेट क्राइसिस को सिंपल भाषा में समझे कि प्रॉपर्टी, जो कि 2008 में यूएस में देखा गया था कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बना ली गई है, बीच में लॉकडाउन लगा, डिमांड कम हो गई, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई, और बहुत बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनका दिवालिया निकलने की हालत वहां पर पहुंच गई है। अब चाइना अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जी एक प्रोविंस एक पॉलिसी, मतलब हर प्रोविंस की अपने अपने चैलेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हर प्रोविंस जो है अपनी अपनी पॉलिसी तैयार करे, ऐसा चाइना का मानना है। टू डेवलप देयर प्लान्स टू रिड्रेस द फाइनेंशियल क्राइसिस, दिस कम्स आफ्टर ऑफिशियल प्रीवियसली कमिटेड एस्टेब्लिशिंग मैकेनिज्म, कि किस तरीके से चाइना के जो डेट इश्यूज हैं उनको ठीक किया जा सकता है। तो चाइना एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जो कि आज से 10 साल पहले तक जिसकी इकोनॉमी
12%, 10 से 12% ग्रो कर रही थी, वो आज के समय पर 4 से 5% ग्रो कर रही है। और यहां पर आता है इंडिया का रोल। इंडिया की एक बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया सिर्फ एक ऐसी बड़ी इकोनॉमी है जो 7% से ज्यादा ग्रो कर रही है। और यहां पर इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में इंडिया की स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी देखी गई है। रिसेंटली कल के ही अगर हम दिन की बात करें तो पहली बार इंडियन स्टॉक मार्केट ने 71,000 का मार्क जो है टच किया है, जो कि अपने आप में काफी कमेंडेबल है। और दुनिया भर की कंपनीज या दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब इंडिया की मार्केट या कह लीजिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था चाइना को लेकर न्यूज। इटली ने विड्रॉ कर लिया है चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में। देखिए, इटली एकमात्र ऐसा देश था G7 कंट्रीज का जिसने कि चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया था 4 साल पहले लगभग। देखिए, G7 कंट्रीज जो कि 7 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, उनमें इटली भी आता है। ठीक है जी, तो ये जो है इटली आता है। और ये चाइना का ये जो प्रोग्राम था वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यहां पर ये है कि रोड के थ्रू, रेल के थ्रू और जो है एयर कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एंशिएंट सिल्क रूट है उसको रिवाइव करने की चाइना कोशिश कर रहा है। अच्छा, मोदी जी नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट कोलंबो ग्वादर पोर्ट, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि यहां से ग्वादर पोर्ट से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है वो भारत की टेरिटरी से होकर गुजर रहा है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहां पर इंडिया हमेशा से इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को लेकर नेगेट करता रहा है। जैसे ही ये न्यूज आई कि इटली जो है विड्रॉ कर रहा है चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से, तो ये वाली फोटो ट्रेंडिंग में आ गई। ठीक है, ये फोटो काफी ट्रेंड में रही पिछले कुछ दिनों में, जहां पर मेलोडी नाम जो है खुद इटली के प्रधानमंत्री ने हैशटैग डाला, और चाइना से के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से इटली का बाहर आना और इस फोटो का दोबारा से ट्रेंड हो जाना। ठीक है, चलो ये मैंने ये भी अलग से है। आगे चलते हैं। इंडिया प्रेजेंस इन ओमान दाकम पोर्ट। तो इंडिया का जो है इंडिया की प्रेजेंस ओमान के दाकम पोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली भारत के सागर प्रोग्राम को लेकर। सागर प्रोग्राम क्या है? सिक्योरिटी फॉर ऑल फॉर द ग्रोथ इन दैट पर्टिकुलर रीजन। सो इंडियन ओशन रीजन में भारत की प्रेजेंस में यहां पर दाकम पोर्ट, अगर आप आज की ही न्यूज देखें, आज भी भारत के प्रधानमंत्री जो है ओमान गए हैं और वहां पर बातचीत चल रही है। तो ओमान जो है ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में कह लीजिए भारत का एक बहुत क्लोज पार्टनर के रूप में उभरा है। इस पर्टिकुलर जगह पर जैसे हमारी अगर नेवल फोर्सेस हैं तो यहां पर अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हम जो है कह लीजिए एक वॉच रख सकते हैं। और चाइना की नेवी की जो प्रेजेंस बढ़ती जा रही है इंडियन ओशन में, उसको काउंटर कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक अरेबियन सी में दाकम पोर्ट का में भारतीय नेवी का, इंडियन नेवी का एक्सेस होना। नेक्स्ट है यूएन आर्टिकल 99। रिसेंटली यूएन का आर्टिकल 99 इन्वोक किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के द्वारा, जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, आई एम रियली सॉरी, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। तो अब पूरे कह लीजिए सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि ये आर्टिकल 99 क्या है और इसको इन्वोक करने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, ये इन्वोक कर सकते हैं अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर, किसी मुद्दे पर एक यूनानिमस डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उस केस में जैसा कि इजराइल हमास वॉर को लेकर हो रहा है कि इजराइल को क्रिटिसाइज करना चाह रहा है यहां पर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, वो चाहते हैं कि इजराइल जो है अपने एक्शंस को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करे। यहां पर जो है सीधा सीधा सिविलियन कैजुअलिटीज काफी ज्यादा है। अब कथित तौर पर रिसेंटली 19,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। तो इन कैजुअलिटीज को या इजराइल के एक्शन को रोकने के लिए अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाया है, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट करता है यूएसए। अब यहां पर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने आर्टिकल 99 इन्वोक किया, जिसका मकसद है कि सीधा सीधा वो अपने लेवल पर
इस चीज को रखना चाहते हैं कि अगर आपने सैंक्शंस नहीं लगाए, अगर आपने सैंक्शंस नहीं लगाए तो ये फ्यूचर के लिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वॉर इज थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल के द्वारा एक आह्वान है कि ये जो हो रहा है मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं, ये गलत हो रहा है। इससे पहले भी जो सेक्रेटरी जनरल्स रहे हैं उन्होंने ये आर्टिकल 99 इन्वोक किया है। यहां पर आप देख सकते हैं 1960 में सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरस्कोल्ड, उन्होंने कॉन्गो में जो युद्ध चल रहा था उस चीज को लेकर, कॉन्गो और बेल्जियन फोर्सेस के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर जो है आर्टिकल 99 इन्वोक किया था 1979 में, 1989 में। तो आप कह सकते हैं कि लगभग पिछले 30 से 34 सालों में ये जो है आर्टिकल 99 इन्वोक किया गया है। 19,000 is the figure given by that is the figure given by yes, ठीक है, various forces और इवन द पैलेस्टीन फोर्सेस। तो यहां पर ऑब्वियसली इजराइल इस तरीके का कोई डाटा नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है COP 28 आर्टिकल 6 नेगोशिएशन सी, लेट नाइट डेलिब्रेशन स्ट्राइविंग टू फाइंड कंसेंसस। देखिए COP 28 की जो मीटिंग हुई है वो रिसेंटली हुई है यूएई में, और इसमें जो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर COP 28 हुआ। कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जिसमें सारे देश मिलकर बातचीत करते हैं, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, इस पर जो है चर्चा की जाती है। तो यहां पर जो है आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट आउटलाइंस द वेज जिस तरीके से कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकती हैं। सो यहां पर अगर आप देखें तो प्रोविजन फॉर कार्बन मार्केट्स, ये कहा गया कि किस तरीके से कार्बन मार्केट्स हो सकती हैं, जो ट्रेडिंग एमिशंस हैं उनको इंश्योर किया जा सकता है। सो आर्टिकल 6 की अगर हम बात करें, सो कॉर्पोरेट इन प्रोड्यूसिंग एन एमिशन रिडक्शन स्कीम बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन। तो किस तरीके से देश मिलकर एक ऐसा कह लीजिए मैकेनिज्म तैयार करें जिसमें कि इमिशन रिडक्शन स्कीम जो है तैयार की जा सके बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन। सिंपल भाषा में समझें तो इसका मकसद है कि जो मान लीजिए एक कंपनी है जो कि कार्बन एमिशन रिडक्शन स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट कर रही है, सपोज सोलर एनर्जी में है, तो वो जो कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर रही है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेच सके ताकि उसको फंडिंग मिल सके, क्योंकि इन इटसेल्फ अभी भी जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रहती है। तो उस इन्वेस्टमेंट को जो है कहीं ना कहीं इनकरेज करने के लिए ये आर्टिकल 6 जो है लाया गया है। ठीक है जी। सो यहां पर दो आर्टिकल्स हो गए, एक आर्टिकल 99 हो गया यूनाइटेड नेशंस में जो इन्वोक किया गया, और आर्टिकल 6 ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है म्यांमार ओवरटेक्स अफगानिस्तान एज वर्ल्ड्स टॉप ओपीएम प्रोड्यूसर। यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा है, जो कि बहुत चिंता की बात है। यहां पर आपके लिए एक कंसेप्ट आता है गोल्डन क्रीसेंट का और गोल्डन ट्राइंगल का। गोल्डन क्रीसेंट क्या होता है, गोल्डन ट्राइंगल क्या होता है, यह आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब ऐसा क्या हुआ है कि म्यांमार सडनली जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्यों हो गया है? क्योंकि रिसेंटली अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद तालिबान की सरकार ने यहां पर ओपियम की प्रोडक्शन को काफी ज्यादा कंट्रोल किया है। सो आफ्टर अ ड्रग बैन बाय द तालिबान इन 2022 हैज बीन सीन, तो यहां पर जब उन्होंने ड्रग मतलब कह लीजिए ओपियम प्रोडक्शन को लेकर बैन लगाया है तालिबान की सरकार ने, तो ये जो प्रोडक्शन है शिफ्ट हो गई है म्यांमार में। और म्यांमार में रिसेंटली जो है कहा जा रहा है कि 17 से 18% का एक जंप देखा गया है प्रोडक्शन में, तो जो कि चिंताजनक बात है। और यहां पर आप देख सकते हैं गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट में आता है आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बेसिकली इस्लामिक नेशंस। ठीक है, तो इसीलिए क्रीसेंट बनाया गया है जैसे पाकिस्तान के झंडे पर है। ठीक है, और यहां पर गोल्डन ट्राइंगल है, बर्मा दैट इज म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो इन देशों में ओपियम की प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, जो कि सीधा सीधा बेस है नार्को टेररिज्म का। अब ये नार्को टेररिज्म क्या होता है? नार्को टेररिज्म ये है दैट नार्को मतलब नार्कोटिक सब्सटेंसेस, जो कि ड्रग्स हैं, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, उनका यूज जो है वो आपका टेरर फंडिंग के लिए होता है, और द वाइस वर्सा। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो
इन नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को किसी देश में इंट्रोड्यूस करके वहां के यूथ को किस तरीके से अनप्रोडक्टिव बनाना और किस तरीके से पूरी की पूरी यंग जनरेशन को खत्म करना, यह भी एक टेररिज्म का पार्ट है। ग्रुप ऑफ ओपियम, जी हां, और यहां पर आपका मैक्सिको और कोलंबिया भी इसमें आता है। तो ये कुछ देश हैं जहां पर ओपियम प्रोडक्शन बड़े स्तर पर होता है और बहुत बड़े स्तर पर जो है आपको ड्रग कार्टल्स यहां पर मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अर्जेंटीना की नई सरकार ने डीवैल्यू कर दिया है पीसो को बाय मोर देन 50%। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? पीसो, ठीक है। जैसे इंडिया में पैसा है, मतलब नॉट पैसा रुपी है, बट पैसा इज सो यहां पर पीसो है। डीवैल्यूएशन, अब दो कंसेप्ट आते हैं, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क होता है? सबसे पहले डीवैल्यूएशन होता क्या है? डीवैल्यूएशन होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए $1, मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मान लीजिए अभी $1 83 रुपीस का है, कल को सरकार कहती है कि हम इसको डीवैल्यू करना चाहते हैं, तो $1 जो है मान लीजिए 90 रुपए का कर दिया गया, तो इसको कहा जाता है डीवैल्यूएशन। इसका मतलब कि अब आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए, ठीक है। अगर सरकार इस काम को करती है तो उसको डीवैल्यूएशन बोला जाता है। जब मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब यहां पर क्या किया गया है? डीवैल्यूएशन किया गया है। दैट मींस सरकार के द्वारा यह स्टेप लिया गया है। अब आप कहेंगे कि सरकार अपनी ही करेंसी को डीवैल्यू क्यों करती है? वो सिंपल रीजन है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये पेन $100 का मार्केट में बिकता है, $100 का, ठीक है जी। तो मान लीजिए मेरे को 8300 रुपीज मिल रहे हैं, इफ आई हैव टू से इन द इंडियन रुपीज कंटेक्स्ट। अब यही एक $100 का मार्केट में मैं बेच रहा हूं, तो इसके लिए 9000 रुपए मिलेंगे, तो ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ावा होगा, ठीक है। बट इसका एक फ्लिप साइड ये है कि इससे आपका इंपोर्ट महंगा होता है। बट यहां पर अर्जेंटीना में जो एक बहुत बड़ा कह लीजिए एक स्ट्रेस फैक्टर है, वो ये है कि वहां के एक्सपोर्ट्स काफी कम हुए हैं और वहां की प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हुई है। वहां पर एक जो है सरकार नई आई है और जो अपने आप को एनार्को कैपिटलिस्ट भी कहती है। अच्छा, अब जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो मेरे को प्लीज याद कराइएगा आप लोग, इसमें मैं एक टर्म और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि ये एनार्को कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एनार्को कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि क्या ये सिस्टम ठीक है या नहीं, कि एनार्को कैपिटलिज्म होना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनार्को कैपिटलिज्म होता क्या है और उसके फायदे नुकसान तो ऑब्वियसली बाद में आएंगे, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्जेंटीना की सरकार ने यहां पर अपनी जो है करेंसी को डीवैल्यू किया है। डीवैल्यू करने का मकसद क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप अर्जेंटीना के पीसो को देखेंगे, क्योंकि अभी नई सरकार बदली है, 2019 में जो उनका पीसो था वो $1 जो है वो 100 रुपए से 100 मतलब से भी कम था, मतलब लगभग 80-90 पीसो के बराबर था, जो कि अभी 500 से ऊपर या कहें तो 600 पीसो के बराबर हो चुका है। तो इतनी ज्यादा इनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है पिछले 3 से 4 सालों में, ठीक है जी। मैजिक पेन, यस। ईरान अनवील्स एडवांस करार कॉम्बैट ड्रोन्स आर्म्ड विद माजिद एयर टू एयर मिसाइल। ईरान ने नया ड्रोन लॉन्च किया है जिसका नाम है करार, ठीक है, कॉम्बैट ड्रोन्स एयर टू एयर मिसाइल्स, जिसमें कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज इनकी बढ़ेंगी। सो ये इसका रेंज जो है 1000 किलोमीटर है और इसको डिप्लॉय किया गया है कंट्री के बॉर्डर्स पर। इंटरसेप्टर ड्रोन फर्स्ट अनवील्ड इन 2010। अब यहां पर एक फीचर ऐड किया गया है मजीद थर्मल मिसाइल, जो कि 8 किलोमीटर की रेंज रखती है और इंटायरली इसको ईरान ने डेवलप किया है। तो ये देख सकते हैं कि रिसेंटली किस तरीके से ईरान ने अपनी डिफेंस एबिलिटीज को इंप्रूव किया है। ये देख सकते हैं करार, ये पूरे के पूरे उसके फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं यहां पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्बैट है, तो ये इन्होंने एक ड्रोन तैयार किया है, या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अनआर्म्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, ठीक है, UCAV भी कई बार इसको कहा जाता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज लॉन्च राइज एक्सेलरेटर प्रोग्राम। अब ये राइज क्या है? स्टार्टअप्स के लिए है।
तो राइस का फुल फॉर्म है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन टू सपोर्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज मेरे को जल्दी से बता दीजिए। लेट मी हैव अ वाटर ब्रेक, सो वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ जी, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो सीधा सीधा हम चाहते हैं कि ये जो रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, सपोज गाड़ी है, गाड़ी के जब मान लीजिए उसके लाइफ कंप्लीट हो जाता है तो उसके कंपोनेंट्स को हम रीयूज कर सकें, उसको उसकी कंजम्पशन को हम कम कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम निकाल रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इस रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के कंसेप्ट को इंप्रूव करना है। ठीक है जी, जी हाँ, बिल्कुल ठीक। सो यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर राइज, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडिया मिशन टू आसियान होस्टिंग आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल इन जकार्ता। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, खैर अब ये साल खत्म होने वाला है, तो यहां पर 5 दिन का फेस्टिवल हुआ जिसको भारत ने ऑर्गेनाइज किया, और ये हुआ आसियान कंट्रीज में। देखिए भारत काफी एग्रेसिवली मिलेट्स को प्रमोट करना चाहता है, ना सिर्फ भारत में, भारत से बाहर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिलेट्स हैं, खासकर अगर हम बात करें भारत के अलग अलग राज्यों में, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, उसकी ट्रेडिशनली काफी ज्यादा कंजम्पशन रही है, उसको रिवाइव करना चाहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि फार्मर्स हमारे इनकरेज हो टू ग्रो द मिलेट्स, और उनको एक मार्केट मिले, एक बाजार मिले, और इस तरीके से हमारे मिलेट्स की प्रोडक्शन बढ़े। और एक मोटिव उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव ये है कि ये लेस वाटर कंजम्पशन क्रॉप्स हैं और ये क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है जी, चलिए। कजाकिस्तान इनवाइट्स इंडिया टू इन्वेस्ट इन अस्ताना हब टेक्नोलॉजी पार्क। ग्लोबल साउथ समिट में कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। सो वहां पर अस्ताना, जो कि पहले कैपिटल हुआ करती थी, उसमें कजाकिस्तान ने भारत को कहा है कि आप जो है अपनी टेक्नोलॉजी जो है कजाकिस्तान में लेकर आइए और यहां पर इन्वेस्ट कीजिए। सो मकसद है कि कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव किया जाए 2060 तक। वैसे दुनिया का टारगेट 2050 है, कजाकिस्तान ने कहा है 2060। भारत ने कब तक कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट रखा है, प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए। सो इन्वाइटेड काउंटर पार्ट्स, ताकि यूनाइटेड नेशन रीजनल क्लाइमेट समिट होगा टू टेक प्लेस इन कजाकिस्तान इन 2026। सो एक आपका जो क्लाइमेट समिट हो रहा है, जैसे अभी हमने यूएई में देखा, एक आपका रीजनल क्लाइमेट समिट भी हो रहा है। जी हां, 2070, जी हां। तो इंडिया में जो है आपको 2070 में कार्बन न्यूट्रलिटी का हमने टारगेट रखा है। व्हाट इज द मिस्टीरियस निमोनिया आउटब्रेक इन चाइना? सो 13 नवंबर को चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने रिपोर्ट किया कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस काफी बढ़ रही हैं। क्लस्टर्स ऑफ अनडायग्नाइज्ड निमोनिया इन चिल्ड्रन इन नॉर्दर्न चाइना रिपोर्ट किया गया है वहां की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीज के द्वारा। बट अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि जो इंफॉर्मेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई और जो रिपोर्ट आई है एक्चुअल में, उसमें वो सिमिलैरिटी है या नहीं। बट ये रेयर निमोनिया डिजीज जो है, इसको लेकर काफी ज्यादा दुनिया भर में चर्चा थी कि कहीं दोबारा से कोई कोविड-19 जैसा कुछ तो नहीं शुरू हो गया है। बट अभी तक ये कंट्रोल में है, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। चाइना में भी रीपेइंग इम्यूनिटी डेट आफ्टर देयर लेंथी लॉकडाउन और ड्रास्टिकली which must have drastically reduced the circulation of respiratory bugs and hence decreased immunity to endemic bugs। तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि वहां के पॉपुलेशन की जो इम्यूनिटी है वो कम हुई है बिकॉज ऑफ हार्श लॉकडाउन व्हाट वी हैव सीन इन द चाइना। चलिए, तो ये थी इंटरनेशनल न्यूज। अब चलते हैं नेशनल न्यूज की तरफ। नीति आयोग ने रिलीज किया है फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एबीपी। सो एबीपी क्या है? एबीपी न्यूज नहीं, एबीपी इज योर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स।
अब ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स क्या हैं? देखिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स वो हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड्स हैं। तो वहां पर, यहां पर उनमें कुछ गवर्नमेंट के या कह लीजिए गवर्नेंस के सर्टन पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम शुरू किया गया है, और जिसमें कि 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। भारत के 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में से 329 डिस्ट्रिक्ट्स में 500 से ज्यादा ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कहा गया है, या कह सकते हैं जो किसी ना किसी वजह से पिछड़े हुए हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहली पोजीशन मिली है कोमाराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना ने टॉप पोजीशन। सो तिरियानी ब्लॉक ऑफ कोमाराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट। सेकंड पोजीशन मिली है कौशाम्बी ब्लॉक ऑफ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से एक रैंकिंग तैयार की गई है। मकसद ये है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, या जिसे कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस लाना अलग अलग ब्लॉक्स में, और इसमें इंप्रूवमेंट देखी जाए। नेक्स्ट है, लोकसभा ने पास किया J&K रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल, जिसमें यह कहा गया कि 1/3 जो पार्लियामेंट में पास किया गया था, 1/3 वुमेन रिजर्वेशन, यहां पर भी 1/3 टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, यूनियन टेरिटरी में जो है रिजर्व रखी गई हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई जिन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर 30, 2024 तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए, दोबारा से स्टेटहुड को जो है लाया जाना चाहिए J&K में। बट आर्टिकल 370 को हटाना जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि यह सही था, और ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और प्रेसिडेंट के पास ये सफिशिएंट पावर्स थी कि वो जो है इसको हटा सके, जो कि ड्यू प्रोसेस के थ्रू हटाया गया है। अब यहां पर इसके अलावा जो है इस पर्टिकुलर एक्ट में अगर आप देखेंगे, सीट्स जो है अभी रिसेंटली जो J&K में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी, उसमें भी जो है बदलाव किया गया है नंबर ऑफ सीट्स में। यहां पर जो सीट्स हैं जम्मू रीजन की, वो 37 से बढ़कर 43 हो गई हैं। कश्मीर की सीट जो है एक ही बढ़ी है, तो इसको लेकर भी काफी विवाद था। कई एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि यह सीधा सीधा एक पैरिटी लाने की कोशिश की जा रही है जम्मू और कश्मीर रीजन में। तो जम्मू की सीट्स 43 हो गई हैं अब, और कश्मीर की 47। इसमें भी अगर आप देखेंगे जो टोटल सीट्स हैं जो वो टोटल 95 हो गई हैं, और इसमें 24 सीट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट 24 सीट्स जो हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो टोटल सीट अगर आपसे कोई पूछेगा कि J&K में कितनी है, तो 119 है। अब इसमें भी जो है कुछ सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। एक सीट रिजर्व रखी गई है फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक सीट जो है रिजर्व रखी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी है, डिफाइंड एज पर्संस हु माइग्रेटेड फ्रॉम J&K आफ्टर November 1, 1989, तो ये जो है सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। 2 सीट्स महिलाओं के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इस चीज को पास किया गया है, 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं, और अगले साल सितंबर 30, 2024 से पहले हमें J&K में होपफुली इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। गरबा ऑफ गुजरात डिक्लेयर्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। सो जब भी कह लीजिए हम इंडिया में नवरात्रि सीजन देखते हैं, तो हम गरबा फेस्टिवल के बारे में जरूर देखते हैं, वेरी फेमस डांस ऑफ गुजरात। अब इसको जो है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रखा गया है। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, और ये यूनेस्को की प्रोविजन ऑफ 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तहत ये डिसीजन लिया गया है। गरबा गुजरात जो है 15th ICH एलिमेंट हो गया है फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन दिस लिस्ट। अब मेरे को ये बताओ कमेंट सेक्शन बॉक्स में, गरबा गुजरात तो ये हो गया, इससे पहले कौन सा इंटेंजिबल कल्चरल जो है हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज था जो कि ऐड किया गया था? इसके बारे में हमने काफी डिटेल में इसी सेशन में पढ़ा था, वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए। ये भारत के डांसेस हैं। ओके, इंडियाज फर्स्ट पॉम्पे डिजीज पेशेंट पासेस अवे, निधि शिरोल। जी हां लक्ष्मी, वेरी गुड, दुर्गा पूजा। निधि शिरोल, India's first Pompe disease patient, passed away last month at the age of 24 years after battling the disease। ये आप देख सकते हैं, ये थी निधि शिरोल, मात्र 24 साल की उम्र।
रेयर जेनेटिक डिजीज। अब इनके इससे पहले इनके फादर ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज, 2010 में, फर्स्ट एनजीओ इन द कंट्री फॉर द रेयर डिजीजेस। देखिए दुनिया में जो है, या खासकर भारत में, इनका इनका आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो इनके फादर का ये कहना है कि भारत में अभी भी रेयर डिजीजेस को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है और जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो काफी ज्यादा है। अब बेसिकली ऐसी कौन सी रेयर डिजीज थी, तो ये डिजीज है क्या, बेसिकली ये डिजीज में ग्लाइकोजन की जो प्रोडक्शन है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है। देखिए जब हम कुछ खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और जाकर स्टोर होता है हमारे लीवर में, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो वही जो ग्लाइकोजन है दोबारा से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और वो हम जो है कह लीजिए हमें उससे एनर्जी मिलती है। एग्जैक्टली इसी प्रोसेस में प्रॉब्लम थी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो है इसमें फॉर्म नहीं होता है। ठीक है जी। सो विद इन द लाइजोसोम्स ऑफ द सेल्स इसकी प्रेवलेंस बहुत कम है, लाइक मिलियंस में ऐसे आपको एक आध पेशेंट जो है इसमें मिलता है। सो ये आप देख सकते हैं। सो ये जिसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, इसी में जो है यहां पर प्रॉब्लम थी, और इट अकर्स अक्रॉस डाइवर्स एथनिसिटीज पॉपुलेशंस, और इसको लेकर भी एक बहस छिड़ी हुई है, काफी आर्टिकल्स आए इस पे कि क्या जो है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि ये नंबर्स बहुत कम है, रेयर डिजीजेस का नंबर बहुत कम है, बहुत कम पेशेंट्स आपको इसको मिलते हैं, तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वो इस पर कोई एक्शन लेना ठीक नहीं समझता है। बट क्या ये जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो ट्रीटमेंट मिलना वो भी मुश्किल होता है, राइट ट्रीटमेंट, राइट मेडिसिन, और गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत मिनिमल सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर भी एक है चर्चा कि पॉलिसी मेकर्स को इस पर भी एक विचार करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, मसल वीकनेस, डिफिकल्टीज इन मॉर्बिडिटी, मोबिलिटी, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। 18 मोर उत्तराखंड प्रोडक्ट्स गेट जीआई टैग। उत्तराखंड ने कहा कि हम जो है एक बार में ही सब कुछ कर लेंगे, तो ये उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एक दिन में 18 प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग दिया है। तो ये 18 प्रोडक्ट्स आप ये रहे उत्तराखंड, ये याद करना भी अपने आप में काफी टास्क है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द प्रोडक्ट्स, बट यू हैव टू देख, एक सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा राज्य है जिसने एक बार में 18 प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग दिया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट्स दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टैग्स दिए गए हैं, सबके पास ये टैग्स हैं। सो उत्तराखंड वाले एक बार जैसे मतलब हाथ खड़ा कर दें कमेंट सेक्शन बॉक्स में, तो पता लग जाए बाकी लोगों को कि उत्तराखंड वाले यहां मौजूद हैं। PM inaugurates the first Indian art architecture design biennial 2023. So पहला इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनियल शुरू किया गया है 2023 का, और बाइनियल का मतलब होता है हर 2 साल में एक बार होता है, ये पहली बार हुआ है। और रेड फोर्ट में पब्लिक कैन एक्सेस दिस विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रॉम December 9 टू December 15। बेसिकली इसमें एक आर्ट मार्ट है, जैसे शॉपिंग मार्ट होता है, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वैसे ये आर्ट को लेकर आप कह सकते हैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्ट डिजाइनर्स रहेंगे, इंडिया के पैनल डिस्कशंस होंगी, वर्कशॉप्स हुई, और लोग जो है आर्ट के बारे में यहां पर देख सकते हैं। ओके चलिए, उत्तराखंड वालों ने आंसर किया। 5 राज्यों को नए मुख्यमंत्री मिले हैं। इंसिडेंटली 5 ही राज्यों में नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो यहां पर इंटरेस्टिंग है, सरकारें सब पे बदली हैं और नाम अब तक आप देख चुके होंगे। इंटरेस्टिंग ये पूरी कहानी में ये था कि जिन नामों की चर्चा थी उनमें से जो है नाम नहीं बनाए गए हैं, नए फेसेस को, नए चेहरों को आगे रखा गया है। रेवांत रेड्डी तेलंगाना में, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, साई जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के, लाल थोंगा जो है
लालधोमा जो है बने हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साई जो है बने हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और भजनलाल शर्मा बने हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। चलिए आगे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय लॉन्चेस गंगा आमंत्रण अभियान। सो गंगा आमंत्रण अभियान जो है 5 राज्यों को, कोई बात नहीं, काफी न्यूज हम कवर कर चुके हैं, प्लीज रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। गंगा आमंत्रण अभियान विल कवर द 5 गंगा बेसिन स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। बेसिकली इसमें 9 मेंबर टीम है जिसको कि लीड करेंगे विंग कमांडर परमवीर सिंह फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, जो कि ओपन वाटर स्विमर हैं। इसके अलावा 3 मेंबर्स होंगे एनडीआरएफ के, 2 मेंबर्स वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और एक जो है 2 मेंबर सीएसआर आईआईटीआर के भी होंगे। मकसद क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को आगे लेकर जाना, लोगों को जागरूक करना, और ये पूरी की पूरी रिवर में जो है राफ्टिंग करते हुए मतलब मूव करेंगे। ये लॉन्गेस्ट एवर सोशल कैंपेन होगा इन द फॉर्म ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ताकि रिवर रेजुवेनेशन, वाटर कंजर्वेशन को लेकर लोगों में जागरूकता लाई जा सके, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर जागरूकता लाई जाए। तो ये प्रोग्राम का नाम रखा गया है गंगा आमंत्रण अभियान। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो है उत्तराखंड से लेकर ये आपका पश्चिम बंगाल तक जाएगा। नेक्स्ट है 28th यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो यहां पर 28th यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दिल्ली में हुआ, और यहां पर जितनी भी मूवीज दिखाई गई, 18 जो सिलेक्टेड मूवीज दिखाई गई, वो सारी की सारी महिलाओं के द्वारा डायरेक्टेड है। मतलब उनमें डायरेक्टर्स जो हैं वो महिला डायरेक्टर्स हैं। तो सीधा सीधा मकसद ये था, थीम ये था कि महिलाओं का जो योगदान है सिनेमा में, उसको आगे रखा जाए। सो दैट इज एम्स टू एक्सप्लोर एप्रिशिएट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्रॉम द वुमेन्स परस्पेक्टिव। सो इसमें कुछ नोटेबल फिल्म्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। 28 अवार्ड विनिंग फिल्म्स, फेस्टिवल डेट्स 1 to 10 दिसंबर, सेंट ओमर, ये कुछ मूवीज यहां पर दिखाई गई। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम बदलकर अब रखा गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ये आप देख सकते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये नाम बदल दिया गया है। और इसके अलावा मकसद क्या है कि सीधा सीधा के वेलनेस पर फोकस होगा, और इसका टैगलाइन भी बदला गया है आरोग्यम परमम धनम। ठीक है, आरोग्यम परमम धनम। ठीक है जी, तो ये नाम बदल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट है भारत टेक्स 2024 शोकेस ऑफ इंडिया टेक्सटाइल। सो टेक्स नॉट TAX वाला टैक्स, ठीक है, ये वो वाला टैक्स नहीं है, TEX टेक्सटाइल का शॉर्ट फॉर्म। मकसद क्या है? 5F टेक्सटाइल के 5F। अब आप कहेंगे कि 5F क्या है? चलिए देख लेते हैं। 5F, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। मतलब कपड़ा बनना, जो भी चेन प्रोसेस में जो भी चीजें हैं, जो भी स्टेप्स हैं, वो भारत में ही हो। मतलब अगर मान लीजिए कॉटन है, ठीक है, कॉटन को लेकर हम बात करें तो कॉटन की खेती भारत में, उसका फाइबर भारत में बने, उसको लेकर जो फैक्ट्रीज हैं वो भारत में हो, और उसकी जो वैल्यू एडिशन है, फैशन डिजाइनिंग है, वो भी भारत में हो, और यहीं से हम भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें। तो ये जो है एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को भारत में लाया जाए, और भारत में जॉब्स को क्रिएट किया जाए, भारत का एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाया जाए। ये यहां पर मकसद था। दिल्ली में यशोभूमि, न्यूली कंस्ट्रक्टेड यशोभूमि में, भारत मंडपम में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। मकसद है मेक इन इंडिया। ठीक है जी, मकसद है मेक इन इंडिया। सो ये है आपका ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो, टेक्सटाइल्स फैशन सस्टेनेबिलिटी, भारत मंडपम एंड यशोभूमि। नेक्स्ट है बिहार कॉल फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। डिमांड जो है दोबारा से उठी है बिहार से कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखा जाए। अब सवाल उठता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है और उससे क्या फायदा है। मतलब बिहार राज्य जो है ये काफी समय से ये डिमांड कर रहा है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि सीधा सीधा ज्यादा फंडिंग मिले। देखिए, ये शुरुआत की गई थी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और जनरली ये
नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, हिमालयन स्टेट्स को, बॉर्डर स्टेट्स को दिया जाता है उनकी स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। इसमें बेसिकली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर जो है एक प्रोग्राम में फंड करती हैं, पैसा लगाती हैं, उसमें सेंटर की फंडिंग बढ़ जाती है, स्टेट की फंडिंग जो है उसमें कम हो जाती है। तो ये जो है सीधा सीधा आप कहें तो जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन है टू द स्टेट, वो जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में बढ़ जाता है। तो यहां पर ये हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो अंडर गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला लगभग 30% तक जो है टोटल सेंट्रल असिस्टेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जाती थी। बट प्लानिंग कमीशन के खत्म होने के बाद और आपका नीति आयोग के आने के बाद ये इसमें बदलाव आया है। 14th और 15th फाइनेंस कमीशन ने इस लैंडस्केप को चेंज किया है, बट स्टिल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है इस केस में। तो ये रीजन है, सिंपल भाषा में कहें तो बिहार जो है इतने समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, उनका ये कहना है कि हमारी अभी रिसेंटली जो हमने कास्ट सर्वे किया उसमें 30% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कि काफी ज्यादा है। उसके अलावा भी जो पर कैपिटा इनकम है वो वन ऑफ द लोएस्ट है इंडिया में। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। मकसद था, देखिए पूरी दुनिया में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 सालों में जॉब्स को बदल के रख देगा। जो ऑलरेडी जॉब्स हैं उनमें से 80% से ज्यादा जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे कह लीजिए डाटाज आ रहे हैं। तो इसको लेकर जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय सपोर्टिंग कटिंग एज रिसर्च एंड अप्लाइड एक्टिविटीज। भारत सरकार का बहुत यहां पर क्लियर स्टैंड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम नहीं मोड़ सकते, इसमें रादर हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सो इट कैन बी द गेम चेंजर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विल पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इवेंट्स। इंडिया इज द लीड चेयर ऑफ GPAI इन 2024। नेक्स्ट है 58 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री टू हैव बीन कवर्ड अंडर कृषि उड़ान स्कीम। देखिए ये कृषि उड़ान स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसका मकसद ये था कि किस तरीके से सिविल एविएशन को, या सिंपली कहें तो एयर रूट को यूज कर सकते हैं हमारे किसान उन प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जो कि पेरिशेबल इन नेचर हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अब यहां पर 58 एयरपोर्ट्स को इसके अंतर्गत लाया गया है कृषि उड़ान स्कीम टू असिस्ट द फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू हेल्प इंप्रूव देयर वैल्यू रियलाइजेशन, ताकि उनका प्रोडक्ट खराब ना हो और उनको बेहतर दाम मिल सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि उड़ान स्कीम 2.0 वाज आल्सो अनाउंस्ड इन 2021। ठीक है जी। तो खासकर हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ट्राइबल एरियाज को कनेक्ट करना भारत के बाकी राज्यों से मकसद है। नेक्स्ट है एमपी गवर्नमेंट टू सेटअप PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह डिसीजन लिया कि सभी जिलों में एक कॉलेज जो होगा वो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इसको बनाया जाएगा। सो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया गया ऑफ द 570 गवर्नमेंट कॉलेजेस PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यहां पर अपग्रेड किया जाएगा। आउट ऑफ द मतलब टोटल 570 हैं, उनमें से हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि साइबर तहसील सिस्टम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा और इलीगल यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट रिलीजियस एंड अदर प्लेसेस इसको भी बैन किया गया है। ये काफी जो है इस पे काफी ज्यादा आपने मीडिया में देखा होगा। ये वाली न्यूज सबने पढ़ी है, बट आई होपिंग कि ये वाला जो न्यूज है ये आपके लिए एडिशन है। साइबर तहसील सिस्टम और कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जाएगा। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, तो उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी ना विनय। गवर्नमेंट अगर वो कृषि उड़ान स्कीम लेके आ रही है तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी कि आप कम दाम में जो है वो प्रोडक्ट्स को, तो प्रोडक्ट्स में आप ये भी तो सोचो कि प्रोडक्ट खराब नहीं होंगे। पहले बहुत सारा प्रोडक्ट खराब हो जाता था ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बाय एयर उन प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाएंगे तो जो अमाउंट है, जो प्रोडक्ट खराब हो रहा है उसमें भी तो कमी आएगी, है ना। और उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी।
नेक्स्ट है होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्स ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन पटना। अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता दीजिए कि इंडिया में कितने जोनल काउंसिल्स हैं, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। सो मकसद क्या है कि राज्यों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। एक प्लेटफॉर्म है बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, रीजनल इश्यूज को डायलॉग के थ्रू सॉल्व करने के लिए। पिछले 9 सालों में ईस्टर्न जोनल काउंसिल ने 1100 से ज्यादा डिस्प्यूट जो हैं डायलॉग के थ्रू ठीक किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, नदरन, सेंट्रल ईस्टर्न, वेस्टर्न सदरन और नॉर्थ ईस्टर्न। तो टोटल 6 जोनल काउंसिल्स हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है जी। ये एक जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपने आंसर दिया है, हाँ जी। एनीवन एल्स? ओके, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल फ्लैग्स ऑफ वन भारत साड़ी वॉकाथन इन मुंबई। स्टैट्यूटरी बॉडी है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना बट पार्टिसिपेट ओनली 1% इन द यस। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है वन भारत साड़ी वॉकाथॉन, ठीक है। वन भारत, ये देख सकते हैं आप, वन भारत साड़ी वॉकाथॉन। बेसिकली इसमें क्या था, ये मुंबई में हुआ, जिसमें कि साड़ी कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कहा गया कि जो महिलाएं हैं अपने अपने राज्यों में, देखिए भारत में राज्यों में, हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में जो साड़ी पहनने की जो टेक्निक है वो अलग अलग तरीके से है। तो महिलाएं जो हैं वो अपने अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है साड़ी पहनकर आए और इस तरीके से जो है एक हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सके। इसका मकसद कहीं ना कहीं साड़ी कल्चर को प्रमोट करना है, हमारे कल्चर को प्रमोट करना है, टेक्सटाइल प्रमोशन है, बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं एक इवेंट के थ्रू यहां पर प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वोकल फॉर लोकल, वन भारत साड़ी वॉकाथॉन, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो साड़ी पहन के। ओके, नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स क्लासिक इंपीरियल लग्जरी क्रूज इन केरल। सो यहां पर ये शुरुआत की गई है। स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, ठीक है। जोनल काउंसिल जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान में रखना प्लीज। ओके, दिस इवेंट वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द एफर्ट्स टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन द रीजन। सो अगेन क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो ये आपका केरल में क्लासिक इंपीरियल टूरिज्म को, अगर आप भारत में देखें तो केरल, राजस्थान, ये वो राज्य हैं, J&K, ये वो राज्य हैं जहां पर टूरिज्म एक बहुत बड़े स्तर पर है और काफी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है। बेंगलुरु विल गेट टू 87 सर्कुलर रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। देखिए, बेंगलुरु का जो ट्रैफिक है वो दुनिया भर में मशहूर है फॉर नॉट पॉजिटिव रीजंस, फॉर डिले, और रिसेंटली कई सालों में, पिछले लगभग 10-15 सालों में जो बेंगलुरु का ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा जो है एक परेशानी का सबब बना हुआ है वहां के लोगों के लिए। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो है एक सर्कुलर ट्रैक्स डेवलप करने की बात की जा रही है। 287 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे नेटवर्क्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसको अगले 40 से 50 सालों तक कहा जा रहा है कि इससे ट्रैफिक की समस्या को निजात मिलेगी बेंगलुरु में। प्रोवाइडिंग इट कंप्लीट कनेक्टिविटी ओवर 7 रेलवे पाथ्स, प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ सर्कुलर रेलवे फॉर अबाउट अ लॉन्ग टाइम। और ये पहली बार है जो कि गवर्नमेंट लेवल्स पर इसकी बात चल रही है। अगर ऐसा होगा तो इस तरीके के एक सर्कुलर ट्रैक्स बनाए जाएंगे, रेलवे ट्रैक्स, जिससे कि कह लीजिए विद इन द सिटी कनेक्टिविटी होगी। चलिए, नेक्स्ट है सेंटर काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस लॉन्च्ड आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, जिसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया है अग्नि इनिशिएटिव। ये अग्नि इनिशिएटिव क्या है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद में प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको वो अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो उनको लगता है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें रिसर्च में चाहते हैं कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। देखिए, कई बार ये कहा जाता है, जो आयुष सिस्टम है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत स्लो हैं,
लाइक इट विल टेक टाइम, इमरजेंसी केसेस में नहीं यूज होता है, बट बहुत सारे केसेस में रिसेंटली ट्रेंड बढ़ा है लोगों में आयुर्वेद, होम्योपैथी या ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम को लेकर। तो कुछ ऐसे कह लीजिए पद्धतियां जिनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, ठीक है, उन सारी चीजों को जो भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स हैं वो लेकर आए और उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, साइंटिफिक वैलिडेशन होगी, एविडेंस बेस्ड अप्रेजल किया जाएगा। तो इस चीज को शुरू किया गया है, अग्नि इनिशिएटिव इसका नाम दिया गया है। सो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा शुरू हुआ कटक में। ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन। एशिया वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर, एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर इसे कहा जाता है, जिसमें कि उड़ीसा के एंशिएंट मैरीटाइम लेगेसी को कह लीजिए सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर इन कटक। ये आपका स्टार्ट हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा एंड विल कंटिन्यू टिल December 4 नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर आपकी नेशनल न्यूज कंप्लीट होती हैं। आगे चलते हैं डिफेंस न्यूज में। शुड ऑलवेज लीव, ओके, जी हाँ, ये कंप्लीटली दिल्ली में भी ऐसे ही है, कम से कम 1 घंटा। इंडियन नेवी रैंक्स टू बी नेम्ड रीनेम्ड एज पर इंडियन कल्चर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इस बारे में जानकारी दी कि भारतीय जो सरकार है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो प्लान कर रही है इंडियन नेवी के रैंक्स को भारतीय नाम पर जो है रखने के लिए, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। खैर, इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया है कि क्या नाम रखने की संभावना हो सकती है। तो अभी बस इतनी ही जानकारी दी गई है। ये जो है जानकारी दी गई December 4 को, जिसको कि नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट बहुत फेमस, 1971 की वॉर जो कि 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई थी और 16 दिसंबर 1971 आज के ही दिन। आप सबको विजय दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा दिन जो कि सिर्फ कुछ दशकों तक ही नहीं, सदियों तक याद रखा जाएगा। एक देश जो कि मात्र 24 साल बनने के बाद टूट गया और एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन 56% पॉपुलेशन अलग होकर अपना एक देश बनाती है और 50 सालों में उस देश को, वेस्ट पाकिस्तान को बहुत पीछे सारे पैरामीटर्स में, इकोनॉमी, सोशल पैरामीटर्स में पीछे छोड़ देती है। और यहां पर जो है नेवी डे की हम बात कर रहे थे, ऑपरेशन ट्राइडेंट कराची हार्बर पर अटैक किया जाता है, जिसमें कि भारतीय नेवी के द्वारा पाकिस्तान नेवी को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है। एक माइन स्वीपर, डिस्ट्रॉयर, कार्गो वेसल, कैरिंग एम्यूनिशन, फ्यूल स्टोरेज टैंक, यह बर्बाद किया जाता है। और इसके 3 से 4 दिन के बाद ऑपरेशन पाइथन भी जो है लॉन्च किया जाता है, जिसमें फिर इंडियन नेवी को कोई नुकसान नहीं होता और पाकिस्तान की नेवी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो यह है नेवी डे। सो रैंक्स यहां पर बताए गए हैं। आगे चलते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस कंटिजेंट रीचेस हनोई फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विन बैक्स। सो वियतनाम इंडिया नेवल एक्सरसाइज जो है, नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज जो है वहां यहां पर हुई है वियतनाम और इंडिया के बीच में। अब सवाल आता है वियतनाम के साथ कैसे, वियतनाम के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कैसे? देखिए, वियतनाम का डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी, और वियतनाम में अगर आप देखेंगे तो इंडिया की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनी जो ओवीएल है, मतलब ओएनजीसी का जो कह लीजिए बाकी देशों में विंग है, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। उसमें ओवीएल ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वियतनाम में, स्पेशली इन द साउथ चाइना सी। और यहां पर इंडिया और वियतनाम भी मिलकर मिलिट्री पार्टनरशिप कर रहे हैं। इशारा समझ सकते हैं कहां की तरफ है, ठीक है जी। चलिए, सो वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2018। फर्स्ट एडिशन जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया था और अब जो है भारत की फोर्सेस गई हैं आपका नेवल एक्सरसाइज नहीं था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। यहां पर हमारी फोर्सेस गई हैं वियतनाम। इंडियन आर्मी एम्पावर्स आसियन वुमेन ऑफिसर्स थ्रू टेबल टॉप एक्सरसाइज। यहां पर टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई मानिक शाह सेंटर, न्यू दिल्ली, फ्रॉम December 4 to 8। ये एक्सरसाइज डिजाइन की गई थी स्पेसिफिकली फॉर वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के द्वारा और कहीं ना कहीं उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए।
नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट इज लाइकली टू परचेज इजराइल मेड एंटी ड्रोन सिस्टम टू आर्म बीएसएफ टू काउंटर पाकिस्तानी ड्रोन्स। देखिए बीएसएफ के साथ ये रिसेंटली काफी बड़ा चैलेंज आया है कि पाकिस्तान से ड्रोन जो हमले हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हैं पिछले सालों में, और अब सवाल आता है कि इन जो हमले हैं ड्रोन्स के, इनको काउंटर कैसे किया जाए। तो यहां पर काउंटर करने के लिए बीएसएफ ने जो है यहां पर एक एक्शन लिया है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि हम इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम्स को खरीद सकते हैं, ऐसी न्यूज आ रही है, जो कि लगभग तय है कि खरीदा जाएगा। नेक्स्ट है डीआरडीओ सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड फ्लाइट ट्रायल ऑफ ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसका नाम है घातक यूसीएवी। यूसीएवी का फुल फॉर्म है अनआर्म्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, ठीक है जी। सो इंडिजीनियस है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस है, हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी फ्रॉम द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग, और इंडिया ने एलीट कंट्रीज के क्लब को ज्वाइन कर लिया है दैट हैव मास्टर्ड द कंट्रोल ऑफ फॉर द फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन। डीआरडीओ टेस्ट ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कह लीजिए अचीवमेंट है डीआरडीओ के लिए, जहां पर इन्होंने ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसका नाम घातक यूसीएवी टेक डेमोन्स्ट्रेटर रखा गया है, ये हमने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने टाई अप किया है बेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। मकसद क्या है, एम्यूनिशन को, ठीक है, एम्यूनिशन को यहां से खरीदा जाएगा। देखिए रिसेंटली हम बार बार देख रहे हैं भारत का जो प्रोग्राम है इंडिजेनाइजेशन का, मेक इन इंडिया का, किस तरीके से हम हथियार भी एम्यूनिशन भी भारत में ही बनाए। तो इसी कड़ी में जो है लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, प्रोक्योरमेंट अंडर मैन्युफैक्चर फॉर एम्यूनिशन फॉर इंडियन आर्मी बाय इंडियन इंडस्ट्री, जिसमें कि इंपोर्ट्स को मिनिमाइज किया जाएगा, सेल्फ सफिशिएंसी होगी एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग में। सो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को फॉर आर्टिलरी गन्स यहां पर प्रोक्योर करेगा इंडियन आर्मी फ्रॉम बेल। नेक्स्ट है मजगांव डॉक लिमिटेड सबमिट्स बिड फॉर ओवर 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू बिल्ड 3 कलवरी क्लास सबमरीन्स, और यहां पर ये जो है इंडिजीनियसली बिल्ड की जाएगी मुंबई में विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच फर्म नेवल ग्रुप। अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इंडिजीनियसली डेवलप हो रहा है, स्वदेशी तौर पर भारत में ही जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। Defense Ministry has approved 2,800 crore proposal for buying 6,400 rockets from Pinaka multi-rocket launcher system. अगेन इसको भारत से ही प्रोक्योर किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि ये 2 टाइप्स ऑफ दीज रॉकेट्स जो हैं एरियल डिनाइल म्यूनिशन टाइप 2 एंड टाइप 3, इसको भारत से ही इंपोर्ट मतलब भारत से ही खरीदा जाएगा। 2 मेन कंटेंडर्स हैं इसको लेकर, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज एंड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। अगेन सरकार का मकसद क्या है कि भारत में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। सो वेपन सिस्टम इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मिलिट्री टर्म्स टू हैव एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग आर्मेनिया। तो ये वेपन सिस्टम जो है हमने आर्मेनिया को भी दिया है रिसेंटली। अगर आपको याद हो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर, ठीक है, नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर। इकोनॉमिक न्यूज में एनबीएफसीज जो है को कॉशियस रहना चाहिए अपनी लैंडिंग में, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं होना चाहिए। ये देखो ये उल्टी बात हो रही है, वैसे वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि बहुत ज्यादा लैंडिंग नहीं करनी चाहिए एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, नहीं तो ज्यादातर ये होता है कि वित्त मंत्री जी या सरकार के जो भी मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंडिंग होनी चाहिए कि ताकि ग्रोथ हो, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि फंडिंग कम करो, उन्होंने कहा कॉशियसली करो, ध्यान से करो। अब सवाल आता है कि एनबीएफसीज क्या हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, तो ये कुछ पॉपुलर एनबीएफसीज हैं। देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसका ये मकसद है कि लेंडिंग को बढ़ावा देना। बहुत सारी लेंडिंग नीड्स हैं, बहुत सारी क्रेडिट नीड्स हैं, उसको पूरा करना। बट ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, अब 2013 है, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होंगी, ना कि जो बैंकिंग एक्ट है उसके तहत रहेंगे। तो ये बैंक्स नहीं है, तो ये किसी तरीके के डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये जो है आपका एनबीएफसीज डू नॉट फॉर्म द पेमेंट, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। ये लेंडिंग कर सकते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज हैं। एनबीएफसीज में भी अगर सबसे बड़ा कैटेगरी देखें तो हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हैं। हाउसिंग फाइनेंस जैसे कि बहुत फेमस इंडिया बुल्स होम लोन, ये हो सकता है डेफिनेटली आपने सुना हो, इंडिया बुल्स या डीएचएफएल या रेलीगियर, ठीक है, टाटा कैपिटल, ये कुछ फेमस एनबीएफसीज हैं। इनमें जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो हाउसिंग नीड्स को लेकर जो एनबीएफसीज हैं, हाउसिंग को लेकर जो एनबीएफसीज हैं, उनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल नहीं, रेगुलेट करता है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। ये इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट आस्क्ड प्राइवेट फर्म्स टू रैंप अप इन्वेस्टमेंट्स इन कोल फायर्ड प्लांट डिस्पाइट ग्लोबल प्रेशर। ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। एक तरफ हम COP 28 अटेंड कर रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी कार्बन एमिशंस को कम किया जाएगा, जो है पूरी दुनिया इस बात को कह रही है। दूसरी तरफ भारत सरकार जो है ये बात कह रही है कि कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिसेंटली काफी कम हुई है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो प्राइवेट बिजनेस हाउसेज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम की है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा न्यूज है। इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण यह है कि भारत ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि थर्मल पावर को हम इमीडिएटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। आज भी इंडिया की लगभग 50% एनर्जी नीड्स जो हैं वो कोल से ही पूरी होती हैं। दो हमने पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, बट अगले लगभग 7 से 8 सालों में 2030 तक जो है हमारी जो नीड है एनर्जी की वो 30 गीगावाट्स या कहें तो 30,000 मेगावाट जो है बढ़ने वाली है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि हमें और ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स की जरूरत है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव, कहीं ना कहीं बोल्ड डिसीजन कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूएस की, जो है फ्रांस की, इन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया है कि हम किसी भी तरीके की प्राइवेट फाइनेंसिंग को कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है लगभग 2018 में 50% सरकार की थी, 50% प्राइवेट कंपनीज की थी। अब ये प्राइवेट कंपनीज की इन्वेस्टमेंट लगातार कम होते होते 36% तक रहेगी। इसका कारण आप ये समझ सकते हैं कि प्राइवेट कंपनीज को पता है थर्मल पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। इवेंचुअली पूरी दुनिया जो है अब इस पे काम कर रही है, और अभी जो टेक्नोलॉजी कह लीजिए डिक्लाइन की तरफ है उसमें इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का डिक्लाइन होना। नेक्स्ट है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक अपील को, जिसमें उनको फाइन लगाया गया है $140 मिलियन का। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या कर दिया है टीसीएस ने जिसकी वजह से टीसीएस को $140 मिलियन का फाइन लगाया गया है। अगर आप 1 मिलियन में 8 करोड़ को मानते हैं, 1 मिलियन इज 8 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में, या 8.2 करोड़, ठीक है, मैं अगर 80 रुपीज का $1 लेता हूं तो 140 इंटू 8, ठीक है, तो इतनी अमाउंट, ठीक है, 14 इंटू 5 70, 1120 करोड़, 1120 करोड़ मोटा मोटा, ठीक है। तो इतना अमाउंट जो है टीसीएस को पे करना है, तो ये क्यों लगाया गया है? तो वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ विस्कॉन्सिन ने ये पेनल्टी लगाई है, जिसको कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब इसका रीजन समझ लीजिए कि वहां के कंपनी है एपिक सिस्टम कॉर्पोरेशन, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया टीसीएस पे कि टीसीएस ने उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर जो है कहीं ना कहीं वायलेशन किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। और क्योंकि जब लाइक टीसीएस ने मेड मंत्रा, ठीक है, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना चाह रहे थे टीसीएस, तो उसके लिए उन्होंने मेड मंत्रा जो बनाया, उसमें इनके जो है वेब पोर्टल पर, ठीक है, इनके वेब पोर्टल पर जो इंफॉर्मेशन थी उसको यूज करके ये बनाया गया है, डाउनलोडेड फ्रॉम द एपिक सिस्टम्स यूजर वेब पोर्टल। और इसको यूज करके, मतलब सीधा सीधा कहें तो इस कंपनी के जो ये एपिक सिस्टम है, इस कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करके ये मेड मंत्रा बनाया गया था
टीसीएस के द्वारा ऐसा एलिगेशन लगाया गया, जिसको कि ऑब्वियसली टीसीएस ने चैलेंज किया था यूएस की सुप्रीम कोर्ट में, जो कि नहीं एक्सेप्ट हुआ है। अब टीसीएस को ये पेमेंट करनी होगी इस कंपनी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया ऑफर्स 30-year टैक्स रिलीफ प्लान टू लियोर रीजनल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। बहुत बड़ी न्यूज है ये। क्यों मैं कह रहा हूं ये बड़ी न्यूज है? देखिए सऊदी अरेबिया यूएई, जो कि ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि जनरली हम उनको ये देखते हैं कि जी ऑयल इकोनॉमीज हैं, बहुत ज्यादा ओपन इकोनॉमीज नहीं हैं, बट रिसेंटली यूएई और सऊदी अरेबिया ने कह सकते हैं कि अपनी इकोनॉमीज को जिस तरीके से रिवैम्प करने की कोशिश की है वो अपने आप में एक काफी बड़ा लेसन है सब देशों के लिए। अब यहां पे इन्होंने क्या किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप, बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है। इन्होंने कहा है कि जो भी कंपनीज हैं, दुनिया भर की एमएनसीज हैं, वो सऊदी अरेबिया में अपना एक रीजनल हेडक्वार्टर खोलें। जैसे मान लो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो उनका हेडक्वार्टर सिर्फ हेडक्वार्टर्स उनका यूएस में है, बट उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स भी रहते हैं अलग अलग देशों में। तो अब वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में आकर आप क्या करें, अपना रीजनल हेडक्वार्टर खोलें। इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, 30 साल तक, 30 इयर्स तक आपको जीरो टैक्स पे करना होगा। जीरो कॉर्पोरेट टैक्स जो है 30 साल तक देना होगा, जो कि अपने आप में बहुत बोल्ड स्टेप है। मकसद क्या है? मकसद ये है मैना रीजन में सबसे आगे आना। अब ये मैना क्या होता है? ठीक है, तोता मैना वाला मैना नहीं है, मैना है मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। सो MENA, मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन में ये अपने आप को सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन शो करना चाहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। ये चाहते हैं कि दुनिया भर की कंपनीज यहां पर आए, दुनिया भर की कंपनीज अपने कैंपसेस बनाएं, दुनिया भर की कंपनीज यहां पर इन्वेस्ट करें। तो इसको लेकर जो है सऊदी अरेबिया और यूएई काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है COP28 क्लाइमेट समिट एंड्स डील विथ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की सरकार ने क्या कहा है कि जहां पर आप लोग सेचुरेट हो जाएं तो मेरे को बता देना, ठीक है। वैसे हम अब आखिरी की तरफ ही हैं, ज्यादा न्यूज नहीं है, सो इट विल टेक अनदर 10 to 15 मिनट्स। तो सो दोज हु आर विद मी राइट नाउ, गुड, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव डेवलप्ड योर पेशेंस लेवल्स, सो ट्रस्ट मी। सो अनदर 10 to 15 minutes. ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस COP28 क्लाइमेट समिट डील। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया है कि आपका जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसको लेकर चाइना, इंडिया और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि हम जो है फॉसिल फ्यूल्स को एकदम कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक पॉजिटिव डिसीजन ये लिया गया है। दो टर्म्स थी, मतलब दो टर्म्स को लेकर विवाद था, फेज आउट या फेज डाउन। फेज आउट का मतलब हो गया कि आप अब बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, मतलब खत्म कर दीजिए जो है फॉसिल फ्यूल्स को। फेज डाउन का कंसेप्ट है कि थोड़ा ग्रेजुअली कम करें, ठीक है, धीरे धीरे जो है इसको कम करें। सो क्रिटिकली द प्रपोजल्स डिड नॉट मैंडेट एन एब्सोल्यूट फेज आउट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी। सो फेज आउट कमिटमेंट, इससे होगा क्या, इससे धीरे धीरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको समय मिल पाएगा, ठीक है, उनको समय मिल पाएगा कि वो ग्रेजुअली फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा पाएंगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ने हिस्ट्री बनाई है, पहले एशियन मैन बन गए हैं, पहले एशियन बन गए हैं जिनको कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में रखा गया है। और लिएंडर पेस जिन्होंने 18 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है, सिंगल्स नहीं जीता है, डबल्स में और मिक्स डबल्स में उन्होंने जीता है। और यहां पर उनको प्लेयर कैटेगरी में और विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में रखा गया है। सो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में ऐड होने वाले ये पहले एशियंस हैं, ऑब्वियसली पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है दीप्ति शर्मा, दूसरी ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट में 5 विकेट भी लिए और 50 भी जो है स्कोर करी। तो यहां पर आप देख सकते हैं गेंद पकड़ी हुई, तो ये है दीप्ति शर्मा। फर्स्ट प्लेयर टू अचीव दिस फीट वॉज शुभांगी कुलकर्णी, पहली महिला क्रिकेटर थी शुभांगी कुलकर्णी जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 50 रन और 5 विकेट लिए। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने धोनी
को कह लीजिए एम एस धोनी को रिस्पेक्ट देते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए जर्सी नंबर 7 जो कि धोनी पहना करते थे उसको रिजर्व कर दिया है। रिजर्व करने का मतलब अब 7 नंबर की जर्सी कोई भी प्लेयर नहीं पहनेगा, तो ये इन्हीं को जो है डेडिकेट किया गया है। सो रिटायर जिन्होंने 2000 जिनकी कप्तानी में हमने 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, और इससे पहले भी दुनिया के और क्रिकेट प्लेयर्स के लिए ये नंबर्स रिजर्व रखे गए हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उनके लिए 10 नंबर, फिलिप ह्यूग्स ऑस्ट्रेलिया के 64, स्टीफन फ्लेमिंग 7, डेनियल वेटोरी 11, तो ये आप देख सकते हैं, क्रिस हैरिस, ब्रेंडन मैककलम, नेथन एसेल, क्रिस क्रेन्स और पारस खाड़का नेपाल के, ठीक है। तो इनके लिए ये नंबर जो हैं रिजर्व रखे गए हैं। So two-time World Under-20 champion, senior world bronze medalist Antim Panghal named United World Wrestling Rising Star of the Year in the women's section. तो महिला सेक्शन में इनको जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2023। इंडिया ने 9 मेडल जीत लिए हैं एशियन यूथ रैपिड चेस चैंपियनशिप में, यूएई में 9 में से 7 मेडल लड़कियों ने जीते हैं, ठीक है। सो ऑल द बॉयज आउट देयर, थोड़ा मेहनत करो भाई, देखो धीरे धीरे गर्ल्स। सो 9 में से 7 मेडल जीते हैं। पेसर मोहम्मद शमी को नॉमिनेट किया गया इस साल के अर्जुन अवार्ड के लिए, और मेंस डबल बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को नॉमिनेट किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए, ठीक है जी। तो ये है आपका स्पोर्ट्स न्यूज। इसके अलावा अश्विनी पोनप्पा, तनिषा क्रास्टो 4 पायदान ऊपर आ गई हैं, वर्ल्ड नंबर 24 इन द लेटेस्ट BWF रैंकिंग में। सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में 24 नंबर पर आ गई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, तो ये खेलो इंडिया गेम्स को लेकर है। खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी में मैस्कट आशा द चीता, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में हुई, मैस्कट जीतो। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई गुलमर्ग, मैस्कट स्नो लेपर्ड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुई न्यू दिल्ली में, मैस्कट था उज्ज्वला स्पैरो इनॉग्रल एडिशन, ठीक है। तो ये आपका जितनी भी खेलो इंडिया गेम्स हैं, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स, ठीक है, तो इसका ये आप देख सकते हैं आशा, ठीक है। उसके बाद आपका बारासिंघा, ठीक है, जीतू द बारासिंघा, और उसके बाद आपका विंटर गेम्स जिसमें स्नो लेपर्ड था, और इसमें हो गया आपका उज्ज्वला, ठीक है जी। पर्सन इन न्यूज में टेलर स्विफ्ट नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023। एक सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, ठीक है जी। सो टेलर स्विफ्ट, इनको ये अवार्ड दिया गया। इससे पहले टाइम मैगजीन में बराक ओबामा, ग्रेटा थर्नबर्ग, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, लास्ट ईयर अगर आपको याद हो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये जो है दिया गया था अवार्ड। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन सियाचिन मीट कैप्टन गीतिका कौल, तो ये आप देख सकते हैं कैप्टन गीतिका कौल सेंटर में। सो फायर एंड फ्यूरी कॉप मेड द अनाउंसमेंट, कैप्टन गीतिका कौल फ्रॉम द स्नो लेपर्ड ब्रिगेड, तो ये पहली महिला ऑफिसर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। इससे पहले इन्होंने जो भी रिग्रस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और इसके अलावा जो है मेडिकल ऑफिसर, सेकंड मेडिकल ऑफिसर कैप्टन फातिमा, मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड ऑन ऑपरेशनल पोस्ट ऑन सियाचिन ग्लेशियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 मेडिकल ऑफिसर्स को, कैप्टन गीतिका कौल और दूसरा कैप्टन फातिमा को जो है पोस्ट किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में। पहली 2 मेडिकल ऑफिसर्स वहां पर पोस्ट हुई हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स में राइटर पुष्पा भारती मेमोर सिलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान अवार्ड। ये हिंदी राइटिंग के लिए दिया जाता है आपका, यादें यादें और यादें, ठीक है, ये उनकी बुक का नाम था। ये हैं पुष्पा भारती जी। 33rd व्यास सम्मान 2023 के बिरला फाउंडेशन। ये आपका 1991 में शुरू हुआ था। अवार्ड दिया जाता था आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क के लिए फॉर इंडियन सिटीजन पब्लिश ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, और ये कैश प्राइज कैरी करता है 4 लाख का। इसके अलावा व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ठीक है जी। तो ये सरस्वती सम्मान 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं इंडियन सिटीजन को, और जो भारत की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेजेस में किसी भी में अगर किसी ने जो आउटस्टैंडिंग वर्क है उसके लिए दिया जाता है। उसके अलावा बिहारी पुरस्कार जो है कैश प्राइस 2.5 लाख रुपए है, इसमें जो है हिंदी या राजस्थानी राइटर्स को है, तो ये प्लीज डोंट कंफ्यूज, ठीक है, कि बिहारी पुरस्कार जो है वो हिंदी और राजस्थानी राइटर्स के लिए है, ठीक है जी।
नेक्स्ट है बारेनबॉम अवार्ड कॉन्फर्ड ऑन इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है यहां पर इनको दिया गया है। सो डेनियल बारेनबॉम अली अबू अवध, ठीक है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन्होंने जो इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट है उसको जो है पीसफुल तरीके से सॉल्व करने का जो है यहां पर प्रण लिया है, या मतलब कह लीजिए काम कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें 25 लाख रुपए जो है इनाम में दिए जाते हैं, कैश अवार्ड। इशवाक सिंह वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज फिल्म बर्लिन। साइंस एंड टेक में चाइना ने लॉन्च किया है मिस्र सैट 2, बहुत इंपॉर्टेंट, मिस्र सैट 2 सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड विद इजिप्ट। जिसका मकसद है इसमें लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट कैरियर रॉकेट में ऑप्टिकल सेंसिंग सैटेलाइट है, 2 मीटर का पैनक्रोमेटिक और 8 मीटर का मल्टी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है इसमें, और असेंबल्ड एंड टेस्टेड अर्लियर दिस ईयर एट द चाइना फंडेड सैटेलाइट असेंबली। इसरो ने कहा कि हमारा जो चंद्रयान का ऑर्बिटर है, ठीक है, उसको वापस धरती पे लाया जाए। मकसद क्या है कि फ्यूचर में जो हम मैन्ड मिशन भेजना चाहते हैं, ठीक है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हम भेजना चाहते हैं चांद पर, ठीक है, मून पर, उनको वापस लाने के लिए तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो 100 kg का फ्यूल बचा हुआ है आफ्टर 1 मंथ ऑफ ऑपरेशन इन ल्यूनर ऑर्बिट। propulsion मॉड्यूल हैड ओवर फ्यूल ऑफ 100 kgs। अब इसरो ने कहा कि इस अवेलेबल फ्यूल को हम उसको वापस लाने के लिए यूज करेंगे ताकि हमें फ्यूचर ल्यूनर मिशंस में हेल्प मिल सके। इस स्टडी को हम फ्यूचर ल्यूनर मिशंस के लिए यूज कर सकते हैं। नासा का पेस जो मिशन है सेट टू अनरेवल हाउ स्मोक डस्ट शेप अर्थ क्लाइमेट। सो ये पेस का मकसद मतलब फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। मकसद क्या है? यहां पर मकसद है कि किस तरीके से शुरुआती दौर में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो बना है, और द पेस मिशन इज टू पॉइज टू रेवोल्यूशनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। ठीक है जी, हाँ, चाइना भेजना है, ठीक है। चाइना डोमिनेट करता है वहां, सही है। एरोसोल टाइनी एयरबोर्न पार्टिकल्स सच एज सी सॉल्ट स्मोक डस्ट पॉल्यूटेंट्स, ये एक अपना क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये हमने क्लाउड फॉर्मेशन में पढ़ा है कि किस तरीके से ये एरोसोल्स और डस्ट पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है हमारे वाटर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। सो ये एरोसोल्स का क्या इंपॉर्टेंस रहा है शुरुआती दौर में, उसको जो है ये पेस स्टडी करेगा, ठीक है जी। नासा का पेस मिशन जो है स्टडी करेगा। सो प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। देखो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो प्लांट्स, मेरीन प्लांट्स, जिनमें कि आपको क्या मिलता है, जिनमें जो वाटर प्लांट्स है। प्लैंक्टन्स का मतलब होता है प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो मेरीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो फोटिक जोन में होते हैं। और किस तरीके से हम एयर क्वालिटी को, अपनी एयर क्वालिटी की इंडेक्स को भी मतलब बेहतर तरीके से जान सकते हैं। नेक्स्ट है वन वेब इंडिया बिकम्स फर्स्ट फर्म टू गेट इन स्पेस अप्रूवल फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हमने ये पढ़ा है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है सीधा सीधा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड करना चाहती है। तो यहां पर भारती जो हमारी एयरटेल कंपनी है, भारती एयरटेल, भारती ग्रुप, वन वेब इंडिया जो कि सब्सिडरी है एयरटेल की, पार्ट ऑफ यूटेल सेट ग्रुप, पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये ऑथराइजेशन मिला है, जिसमें भारत का मकसद है यूनिवर्सल इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर आना। तो इंडियन कंपनी जो है अब ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी की तरफ जा रही है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है, बड़ी बात है। चलिए, वन वेब इंपॉर्टेंट डेट्स, शहीदी दिवस, मार्टेडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर, 9th गुरु ऑफ सिख, 24 नवंबर। गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9वें गुरु थे, जिनको याद किया जाता है जब ये कहा जाता है कि जब इनके पास कश्मीरी पंडित आए कि हमारा जो धर्म है वो जबरदस्ती बदला जा रहा है टू इस्लाम, तब इन्होंने जो है इस चीज का विरोध किया, तब इनको दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद जो है इनका जो है वहां पर इनकी शहीदी हुई, इनका जो है वहां पर सर काट दिया गया। उन्हीं की याद में जो है
दिल्ली में आपको, पुरानी दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा मिलता है। शीश मतलब सर, तो शीशगंज गुरुद्वारा यहां पर है। सो दैट इज गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है इंडियन नेवी डे, द सेवियर ऑफ इंडियन फ्रंटियर्स। वी सैल्यूट द इंडियन नेवी फॉर इट्स एग्जाम्पली वैलर एंड करेज। 4 दिसंबर को मैंने आपको बताया ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, जिसमें इंडियन नेवी ने पाकिस्तान हार्बर पर अटैक किया था, पाकिस्तान की नेवी को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम नेवी डे बनाते हैं। ओके, तो ये है सबसे हिस्टोरिक डे, इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे हिस्टोरिक डे इस दिन को माना जाता है, 16 दिसंबर 1971, जिस दिन जो है भारत ने पाकिस्तान को हराया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी, यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर रहे हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि मात्र 13 दिन चलने वाले युद्ध के बाद 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया है, और उसके बाद भी भारत ने जो है सारे मिलिट्री ऑनर्स और ट्रेडिशंस को फुलफिल करते हुए प्रिजनर ऑफ वॉर्स के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। इसके बारे में पाकिस्तान की फोर्सेस ने भी कई बार इसको जिक्र किया है। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द सेशन। सेशन था 1 घंटा 20 मिनट का, बट आई एम होपिंग कि दैट 1 hour 20 minute वॉज क्वाइट फ्रूटफुल फॉर यू, जिसमें हमने लगभग पिछले हफ्ता 10 दिन की न्यूज कवर कर ली हैं। थोड़ा सा सेशन आज बड़ा रहा क्योंकि काफी दिनों बाद सेशन हो रहा था, बट आई एम एश्योरिंग यू दैट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को हम 1 घंटे में कंप्लीट कर लें। सो 1 घंटा 1 हफ्ते की करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक ज्यादा नहीं है। इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, इतनी न्यूज तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। यहां पर हम सेशन को विराम देते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते से ये सेशन आपका होगा फ्राइडे को। फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली एट 9 PM हम इस सेशन को शुरुआत करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और ये पूरी जर्नी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।